गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम VRV4 और VRV2 का कंपैरिजन करने वाले हैं। यहाँ पे AHU सब चालू है, इसके लिए बैकग्राउंड आवाज़ बहुत आ रहा है, तो उसे प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए। तो ये है डाइकिन का VRV4 और ये है डाइकिन का VRV2। ये दोनों के अंदर 410 ही गैस यूज़ हो जाता है। अगर हम VRV4 के कंट्रोल PCB की बात करेंगे तो इसके अंदर हमें इस तरह से कंट्रोल PCB मिलता है। यहाँ पे सिर्फ F1, F2, Q1, Q2 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें A, B, C, F1, F2, F1, F2, Q1, Q2, तो ये 3 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं VRV2 के अंदर। VRV4 में भी हम वो पॉइंट लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एडिशनल एक्सेसरीज है, उसे हमें इसके साथ अटैच करना होगा, फिर वो एडिशनल लग जाएंगे। दूसरा मेजर चेंजेस VRV4 के अंदर ये है कि इसमें हमें डिस्प्ले देखने को मिलता है। अगर हम VRV2 की बात करें तो यहाँ पे हमें सिर्फ LED देखने को मिलती है, इसमें कोई भी डिस्प्ले नहीं है, और जो भी सेटिंग रहेगी वो हमें इस LED को देख के ही करनी पड़ती है। VRV4 में हमें सिर्फ 3 बटन मिलते हैं, एक है मोड बटन, एक है सेट बटन और एक है रिटर्न बटन। लेकिन VRV2 के अंदर हमें 5 बटन देखने को मिलते हैं। मोड है, सेट है, रिटर्न है, टेस्ट है और रीसेट है। VRV4 में ट्रांसफार्मर PCB के अंदर ही मोल्डेड किया हुआ है, लेकिन VRV2 में ट्रांसफार्मर अलग से दिया है, इसे हम सेपरेटली चेंज कर सकते हैं, लेकिन VRV4 के अंदर वो PCB के अंदर ही माउंटेड है। दूसरा एक मेजर चेंज इसमें यह है कि इसके अंदर सब कंप्रेसर हमें इन्वर्टर ही मिलेंगे। जितने भी कंप्रेसर रहेंगे पूरे इन्वर्टर देखने को मिलेंगे, लेकिन VRV2 में हमें सिर्फ एक ही इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलता है। दूसरा कंप्रेसर नॉर्मल आएगा जो कॉन्टैक्टर थ्रू ऑन होता है, और अगर तीसरा कंप्रेसर रहेगा तो वो भी नॉर्मल कंप्रेसर आएगा, वो भी कॉन्टैक्टर के थ्रू ही ऑन होगा। अभी हम तीसरे चेंज की बात करते हैं। VRV4 में हमें 2 कंडेंसर मोटर देखने को मिलते हैं, एक है यहाँ पे, दूसरे है वहाँ पे, लेकिन VRV2 के अंदर हमें सिंगल कंडेंसर फैन मोटर देखने को मिलती है, जिसकी पोजीशन यहाँ पे है बिल्कुल सेंटर में। VRV4 का कंट्रोल पैनल ऊपर की तरफ है, यहाँ पे हमें सब इलेक्ट्रिक पार्ट मिल जाएंगे जैसे कि PCB। और अगर हम VRV2 की बात करें तो हमें कंट्रोल पैनल इस तरफ देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जिसकी हाइट कम है उसे VRV2 बहुत आसान है काम करने के लिए, और अगर हमें VRV4 पे काम करना है तो हमें 2 आदमी की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई भी PCB चेंज करना हो या फिर कुछ भी चेक करना हो तो हमें 2 आदमी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन VRV2 में हम सिंगल बंदे से काम कर सकते हैं। उसके बाद इन्वर्टर PCB की बात करते हैं। VRV4 में आपको लिक्विड कूल्ड इन्वर्टर PCB मिलता है, और उसकी पोजीशन ही इसके पीछे है। ये लिक्विड लाइन PCB का टेम्परेचर मेंटेन करती है, ये इसे ज़्यादा ओवर हीट भी होने नहीं देती और ज़्यादा ओवर कूल्ड भी होने नहीं देती। अगर हम VRV2 की बात करें तो हमें इन्वर्टर PCB यहाँ पे मिलता है, और ये एयर कूल्ड है। यहाँ पे इसकी हीट सिंक, जब ये कंडेंसर फैन चलेगा तो ये PCB ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाएगा। VRV2 में फैन PCB हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, इसकी साइज़ भी बहुत बड़ी है कंपेयर टू VRV4। VRV4 में फैन PCB इस तरफ देखने को मिलते हैं, यहाँ पे एक फैन PCB, यहाँ पे है दूसरा फैन PCB। VRV4 का नॉइज़ फिल्टर PCB यहाँ पे है, और VRV2 का नॉइज़ फिल्टर PCB इसके पीछे है। अगर हमें नॉइज़ फिल्टर PCB निकालना है तो ये पूरा पैनल निकालना पड़ेगा, और इसके पीछे हमें नॉइज़ फिल्टर PCB देखने को मिलेगा। उसके बाद इस वाल की बात करते हैं। यहाँ पे हमें 3 वाल देखने को मिलते हैं, एक है लिक्विड लाइन, एक है सक्शन लाइन, एक है ऑटोमेटिक चार्ज लाइन। तो यहाँ से हम ऑटो चार्ज कर सकते हैं मशीन को। तो इस मशीन के अंदर गैस चार्ज करना है तो हम यहाँ से करेंगे। अगर हम उसकी सेटिंग डाल देते हैं तो मशीन को जितना गैस चाहिए वो खुद ले लेगा, लेकिन VRV2 के अंदर हमें वो वाल देखने को नहीं मिलता है, इसे हम वेट के हिसाब से गैस चार्ज करते हैं। उसके बाद गाइस बात करते हैं इसके कंडेंसर कॉइल की। तो VRV4 में चारों तरफ से हमें कंडेंसर कॉइल देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे पीछे
इस तरफ और सामने। तो कुछ इस तरह से हमें चारों तरफ इसके कंडेंसर कॉइल देखने को मिलती है। लेकिन VR2 की बात करें तो हमें सिर्फ दोनों साइड और पीछे की तरफ कंडेंसर कॉइल देखने को मिलती है। अगर VR2 पुराना है तो ये पूरे लॉक टूट जाएंगे क्योंकि ये प्लास्टिक है पूरा। लेकिन VR4 के अंदर कुछ भी प्लास्टिक यूज़ नहीं किया है, तो कितना भी पुराना रहने दो हम PCB को आसानी से निकाल सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी सेंसर की क्वांटिटी, एक्सपेंशन वाल की क्वांटिटी, सॉलिनॉइड कॉइल की क्वांटिटी, ये सब दोनों आउटडोर में आपको सेम ही मिलेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। और VR2 में R22 वाला भी सिस्टम है। इसके अंदर दो टाइप के सिस्टम मिलते हैं, एक है R22, एक है R410। तो आज हम सिर्फ R410 सिस्टम की बात कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप काम करोगे तो आप सबसे पहले देखिए कि इसके अंदर गैस कौन सा यूज़ हुआ है। अगर हम दोनों मशीन के कंडेंसर कॉइल की बात करें तो ये हाइट वाइज मुझे सेम ही लग रही है। मैंने एक्चुअली इसे गिना नहीं, लेकिन मुझे सेम ही लग रही है। लेकिन ऊपर का पैनल है वो VR4 का बड़ा है और VR2 का छोटा है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके वजह से ये छोटा है। VR4 का रिएक्टर यहाँ पे दिया है जैसे कि आप देख सकते हो, और VR2 का रिएक्टर इसके पीछे दिया है। दोनों का भी सेम वायर यूज़ की है। तो दोस्तों, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप मुझे पूछोगे तो मुझे VR4 से अच्छा VR2 लगता है, क्योंकि ये काम करने में बहुत आसान है। अगर आपको कंप्रेसर भी चेंज करने हैं तो आप बहुत आसानी से चेंज कर सकते हो। इसमें अगर सेकंड कंप्रेसर है तो यहाँ पे इंस्टॉल होता है और उसे वहाँ से निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर अगर बात करें इसके PCB चेंज करने की, तो PCB चेंज करने के लिए भी ये डिफ़िकल्ट है। इसके लिए हमें 2 आदमी प्रॉपर चाहिए, तभी हम इस पे काम कर सकते हैं। लेकिन VR2 में हम अकेले ही बहुत आराम से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारा दूसरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे हम डेली लाइव आते हैं और साइट पे जो भी काम चलता है उसे हम लाइव पे दिखाते हैं। और यार, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार लाइक ठोकते हुए शेयर मारो और इस चैनल का सब्सक्राइब बटन लेके भागते हुए साथ ही उससे लग के जो घंटी है उसे भी बजाते हुए निकलो।